तो प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है इस नए वीडियो में, जिसमें हम मार्च 2024 2024 में जो मैथ्स का पेपर आया है बोर्ड्स का, उसमें मैथ्स स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि if x is equal to 5 is the solution of quadratic equation this, then what is the value of k? देखो, जब कोई x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन है तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम इस वैल्यू को x की जगह पे इनपुट के तौर पे डाल देते हैं, x की जगह पुट कर देते हैं इसको, तो ये जीरो के इक्वल हो जाता है। तो मैं यही काम करूंगा। इसमें जहां जहां x है, जहां जहां इसमें x है, वहां पे मैंने ब्लैंक रख लिया। देखो ध्यान से देखो, जहां एक्स स्क्वायर था वहां मैंने ब्लैंक रखा, और एक्स, तो वहां पे मैंने एक्स की वैल्यू 5 पुट करा देनी है, ऐसे 5 और ऐसे 5। बस यही इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये वाला इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x की जगह हमने 5 पुट करना है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस ये 5 k-1 इंटू 5 है ना, तो ये 5 को हमने इसको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 को k से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये 25 टू जा हो गए 50, प्लस 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5k, अब इन कॉन्स्टेंट्स का हिसाब लगा लेते हैं। देखो 50 ये है और 10 ये है, तो 60 हुए। 60 में से 5 जाएंगे तो 55 हुए, इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू माइनस 55, और k इज इक्वल टू हो गया माइनस 55 अपॉन 5, दैट इज 11। तो आंसर आया हमारा -11। तो ये बनेगा बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो m हमारे पास दिया हुआ है p पावर 5 एंड q का स्क्वायर, और n हमें दिया हुआ है p पावर 3 एंड q का पावर 4। ठीक है, और उसने बता दिया कि p और q क्या है, प्राइम है। मतलब इसका क्या है प्राइम का, कि m की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमें बताना है इनका एलसीएम, किसका, m और n का एलसीएम बताना है। तो हमें पता है कि जब हमें एलसीएम देखना हो तो हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर की बड़े वाली पावर। तो कॉमन फैक्टर इज p, उसकी बड़ी पावर इज 5, यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज q, और उसकी बड़ी पावर इज 4। तो p पावर 5 एंड q पावर 4, p पावर 5 q पावर 4, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इसका एलसीएम है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि उसने बोला है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3b। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइंस विच आर व्हाट। तो हमें बताना है ग्राफिकली ये क्या इनसे लाइंस बनती हैं। ठीक है, हमें सोचना है कि क्या कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जहां एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसे इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, ये हमें विचार करना है। अगर इंटरसेक्टिंग बनेगी तो क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या इस पॉइंट पे करेंगी। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे समझें कि ये हमारे पास मान लीजिए एक्सिस है। ठीक है, और 2a हम मान लेते हैं कि यहाँ है, यहाँ 2a है। तो x इज इक्वल टू 2a जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन बनी है ये है x इज इक्वल टू 2a। फिर y का वैल्यू 3b मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे। तो y इज इक्वल टू 3b जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। देखो काटती हैं, अलग अलग है, एक लाइन ऐसे दूसरी ऐसे इंटरसेक्ट करती है। तो ना तो वो पैरेलल हुई ना ही वो कोइंसिडेंट हुई, इंटरसेक्टिंग है। तो अब इंटरसेक्ट या इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन में दिया है। तो इंटरसेक्टिंग में ये जो पॉइंट है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 2a।
इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट आया 2a और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से पता चलता है तो वो है 3b। तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2a, 3b। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो ये सीधा ही पता चल रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना है 2a, वाई का 3b, तो 2a 3b, पहला एक्स का वैल्यू तो दूसरा वाई का, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है k+1 और 2k-2 and 2k+6 आर 3 consecutive terms of an AP, then find the value of k। तो देखो हमें एक चीज याद रखनी है कि if थ्री टर्म्स दैट इज, मान लो कि चलो ए बी सी आर इन AP, अगर कोई तीन टर्म AP में हो तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि B-A एंड C-B ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी डी का वैल्यू है, ये भी डी का वैल्यू है, तो ये इक्वल होते हैं। तो इसमें से मैं ये कर सकता हूँ कि बी को अगर इस तरफ ले आऊँ तो ये बन जाएंगे 2b, है ना, ये बी है और एक ये वाला बी इधर आके 2b हो जाएगा और ए जो है इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा c+a। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली, बच्चों को याद होता ही है मोस्टली, नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं। तो नहीं तो ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको जहाँ कन्वीनियंस है, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। तो अब देखें, ये वाला आपका ए की तरह है और ये वाला आपका बी और ये वाला आपका सी। तो मैंने लगाया कि 2b इज इक्वल टू c+a, तो 2 इंटू बी, बी मेरा कौन है 2k-2 ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू c+a, सी हमारा है 2k+6 और ए हमारा है k+7। तो ऐसे हो गया। तो ये बना 2 2 4k-2 2 4 और ये 2k और 1k मिलके हो गए 3k, ये 7 और 6 मिलके हो गए 13। तो k वालों को एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट के एक तरफ, तो ये बना 4k, ये 3k मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो -3k इज इक्वल टू 13, ये 4 जो है इस तरफ ले जाते हैं तो +4 और ये हो गया k इज इक्वल टू 17। तो अपने को k का वैल्यू मिला 17, उसने वैल्यू ऑफ k ही पूछा था, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो ये एक नोट की तरह है जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने बोला इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और उसने बोला पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, एंगल ए पी बी 60, ये वाला एंगल 60 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी ए, हमें पी ए का लेंथ बताना है, ये लेंथ बताना है कितना, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, रेडियस इसका जो सर्कल है उसका रेडियस 5 है। तो इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये होता है रेडियस, तो ये बन गया 5। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि कोई भी सर्कल हो उसका अगर कहीं पे कोई टेंजेंट है और हम रेडियस को मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ऐसे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल करती है। तो अगर इस फैक्ट का यूज करें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 हो गया, ठीक है। फिर एक इसमें क्या करना है कि P को जो है ना O से ज्वाइन करा दो, ऐसे ज्वाइन करा दो। तो ये जो लाइन होती है जो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करती है, तो ये इस एंगल को हाफ हाफ करती है, ये रिजल्ट है और उसमें थ्योरम्स में आता है। तो 60 का हाफ हो गया यहाँ 30। तो बस अब इतना ही काम हमें सोचना था, रेडियस हमने मिलाया, ये एंगल 90 होता है, ऐसा हमारे पास रिजल्ट है। और ये लाइन जो है ना ओपी इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये 30 हो गया। अब इसके बाद इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जल्दी से आंसर बता सकते हैं। तो देखो हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। ये हमारा है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री जो थी 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये साइड होगी हाइपोटेन्यूस। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड बची बेस, ठीक है। तो बस हमें बेस बताना है, तो जो बताना है वो हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो मैंने किया बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी क्या होता है कॉट, पंडित बद्री प्रसाद में बी अपॉन पी किसका फॉर्मूला है, कॉट का फॉर्मूला है। तो कॉट ऑफ 30, तो ये बना b अपॉन पी, पी हमें दिया है 5 और कॉट 30 जो होता है वो होता है √3, ठीक है जी। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 5√3, तो यही आ गया हमारा पी ए। और ध्यान रखें जितना पी ए है उतना ही पी बी होगा,
ये भी याद रखें, कई बार पी भी पूछ ले, है ना, तो वो दोनों बराबर हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आया 5√3। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमने इसमें अप्लाई की। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है बीपीटी बेस्ड। In the following figure, if M and N are points on the sides OP and OS respectively of triangle OPS, OPS करके जो ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल में उसने बोला कि ये लाइन इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलो ये पैरेलल हो गई। और हमें बताना है लेंथ ऑफ ओपी। ओपी मतलब ओ से लेकर के यहाँ पी तक पूरी साइड की लेंथ बतानी है। तो देखो एक बात तो समझो कि ओपी की लेंथ मैं तभी बता सकता हूँ जब मुझे ओ एम पता चल जाए और एम पी पता चल जाए, है ना। ओ एम और एम पी ये पता चल जाए तो दोनों को मैं प्लस करा दूंगा, बस ओपी की लेंथ हो जाएगी। तो मेन काम क्या रह गया, देखो एम पी तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो तो 8.5 है, बस ओ एम की लेंथ ढूंढना रह गया। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि जब भी हमारे पास ऐसे कोई ट्राइंगल हो और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन हैज सेम रेशियो दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं बीपीटी के यूज से बोल सकता हूँ कि ओ एम अपॉन ओ पी इज सेम एज ओ एन अपॉन एन एस। ठीक है, ये पोर्शन दैट इज ओ एम अपॉन एन पी, यहाँ एन पी आएगा, वन सेक ये हटा देते हैं, यहाँ एन पी आएगा ऐसे, ओ एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन एस, ये बनेगा। तो अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। देखो ओ एम अपॉन एन पी का वैल्यू है 8.5 और ओ एन का वैल्यू है 4.8 और ये वैल्यू है एन एस का 6। तो ये कैंसिल करा दिया, 0.8 है ना, 6 8 48 होते हैं, 0.8 बनेगा। तो इस 8.5 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ओ एम का वैल्यू आया 0.8 इंटू 8.5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि 85 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64 प्लस 4 68। ठीक है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 छोड़ के डॉट लग जाएगा, ये यहाँ पे मैंने 2 डिजिट छोड़ के 0 और 8 छोड़ के डॉट लगा दिया। तो ये आ गया 6.8। इसकी वैल्यू आई है ओ एम की, ये ओ एम का वैल्यू आ गया। तो पहला काम पूरा हुआ, ओ एम का वैल्यू आया 6.8, यहाँ पुट करा दिया। तो इन दोनों को ऐड करा देते हैं तो हमें वो मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है ओपी। तो ये बने 8 + 5 13 और ये 8 + 6 14 + 1 15, तो 15.3। तो ये हमारा सी ऑप्शन बनेगा। तो ये 2 स्टेज क्वेश्चन है। इस तरह से पहले हमें इसमें ओ एम फाइंड करना था, फिर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमें फाइनली आंसर मिलेगा। तो ये था। चलते हैं नेक्स्ट, ये बीपीटी का बस रिजल्ट इसमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑल क्वींस जैक्स एंड एसीज आर रिमूव्ड। ये ध्यान से देखना बच्चों, रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कि हमारे पास जो टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उनमें से हमने कुछ कार्ड रिमूव कर दिए। कौन कौन रिमूव कर दिए, सारी क्वींस निकाल दी, तो कितनी क्वीन होती हैं 4। सारे जैक्स निकाल दिए, वो भी होते हैं 4 और सारे एसीज होते हैं 4। तो टोटल 12 कार्ड्स हमें माइनस कर दिए। 12 कार्ड्स माइनस करके अब टोटल कार्ड कितने बचे 40। तो ये मेरे पास रिमेनिंग टोटल कार्ड है। ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगा। अब वो कहता है जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये किंग हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि ये जो कार्ड हमने फाइंड किया है दैट इज अ किंग। तो किंग अभी भी इसने देखो रिमूव किया था क्वीन जैक एंड एस, तो किंग तो सारे उसी में है और किंग कितने होते हैं 4। तो अब अगर हमें किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो वो होते हैं फेवरेबल केसेस हैं 4, ठीक है, और टोटल केसेस हैं 40। तो आंसर इज 1/10। तो आंसर बनेगा ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2, -4। तो एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से, शेप्स में जाके और चलो इसी को ले लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ ये सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में अब उसने क्या बोला कि इसका जो सेंटर है, मान लो यहाँ
इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -4, ये इसके कोऑर्डिनेट है सेंटर के, और डायमीटर है इसका एक, ऐसे करके डायमीटर है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट है P एंड Q, राइट। और पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर दिस, तो P के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -4, 5। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, मान लो चलो A, B, ठीक है। तो ये सेंटर है सी सॉरी O, इसमें सेंटर का नाम पहले क्वेश्चन में दिया O। तो अब हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये xy है, ठीक है। तो तब मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक। और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दो बस। देखो ये फर्स्ट वाला जो है x इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने लगा हूँ, x इज इक्वल टू x1 इज -4। 1 सेकेंड, हम x की भी वैल्यू डाल देते हैं ना साथ ही साथ, यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले आया x, और x का वैल्यू आप देखो, हमारे पास x का वैल्यू है 2, तो x का वैल्यू हो गया 2 इज इक्वल टू, फिर है x1 विच इज -4, फिर x2 विच इज a, ऐसे अपॉन 2, ये बना। इसमें हमने x का वैल्यू, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू पुट करा दी यहाँ से उठा के, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 2 का हो गए 4 इज इक्वल टू -4 प्लस ए। इस -4 को इधर ले जाएंगे तो बनेगा 4 + 4 इज इक्वल टू ए, दैट इज ए का वैल्यू बन गया 8। तो ए का वैल्यू ही देख लो आप, 8, सिर्फ एक नहीं है, बाकी तो किसी में है नहीं, तो दूसरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर डी ही आएगा। वैसे आपके क्लैरिटी के लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट इस वाले फॉर्मूले वैल्यू डाल देते हैं, y का वैल्यू है हमारा -4, और y1 विच इज 5, और y2 विच इज b अपॉन 2, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया माइनस का 8, और ये हो गया 5 + b। फिर इस 5 को भी शिफ्ट करा लो तो ये माइनस हो जाएगा, और -8 और -5 मिलके हो गए -13, तो b का वैल्यू बना -13, ठीक है जी। तो अगर इस तरह का कुछ मिल जाता है कि a का हमारा आंसर आया 8, कोऑर्डिनेट 8, अगर वो किसी में भी नहीं है, सिर्फ एक में ही है, और हमें अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है, तो फिर समझो कि वही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है। ये 1 + tan² जो है ना, किसके इक्वल होता है, बस इस पे हमें विचार करना है। और 1 + tan² जो है ये होता है secant², ठीक है। 1 + tan², ये आइडेंटिटी है, 1 + tan² इज इक्वल टू secant², तो मैंने रख दिया secant²। तो sin² थीटा प्लस, देखो 1 अपॉन secant² का मतलब होता है कि ये secant² का रेसिप्रोकल है, और secant किसका, secant का रेसिप्रोकल होता है cos, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा। तो sin² प्लस cos² इज इक्वल टू होता है 1, ये भी एक फेमस आइडेंटिटी है। तो आंसर आ गया हमारा 1। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ फैक्ट, एक तो ये यूज हुआ कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है secant² थीटा। एक ये चीज यूज हुई कि secant थीटा जो है लाइक 1 अपॉन secant को हम लिख सकते हैं cos, एक ये यूज हुआ। और फाइनली यूज हुआ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो है वो होता है 1। इन तीन चीजों की हेल्प से ये क्वेश्चन बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, a cap is cylindrical in shape surmounted by a conical top। देखो सिलेंडर होता है ऐसा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसकी शेप, ये होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। और ये जो सरमाउंटेड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर हमने कोई चीज रखी है, सिलेंडर के ऊपर किस क्या रखा है ऊपर, कॉनिकल टॉप, ऊपर एक कॉन रख दिया, कॉन मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉन इसके ऊपर टिका दिया। तो जो ये रेडियस है ना, ये वाली रेडियस यहाँ से, तो वही तो ये रेडियस सिलेंडर की है, वही कॉन की है। तो रेडियस हम आर ही ले लेते हैं, दोनों की रेडियस मान लो आर है। वो कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट आर इक्वल,
तो दोनों को वॉल्यूम इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ, है ना, थोड़ा देखो ये नेक्स्ट पढ़ के देखो, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द हाइट, हाइट का रेशियो बताना है किस किस की, सिलेंड्रिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट की। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये लिखते हैं, ठीक है। और उसमें बोले दोनों इक्वल है, तो सोच के देखो जब कोई चीज हो, मतलब न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो कैंसिल करके तो वन आना पक्का है, तो ये इज इक्वल टू वन है, ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखा है ये, ठीक है। और इसमें रेडियस जो है ना दोनों की इक्वल है डेफिनेटली, क्योंकि वो इसके ऊपर थर्माउंटेड है, तो यहाँ से पता चल गया रेडियस सेम रहेगी, बट हाइट सेम नहीं होगी। तो इसकी जो हाइट है कौन की, उसको मैं स्मॉल एच अज्यूम कर लेता हूँ, और जो ये पोर्शन है सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट को मैं ले लेता हूँ कैपिटल एच, अपने लिए मैंने अज्यूम कर लिया एक तरह से। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर और एच, देखो एच मैंने ये वाला यूज किया सिलेंडर वाला, और कौन में आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, एच मैंने ये वाला यूज किया, ये इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। तो इज इक्वल टू है वन, ये वन कहाँ से पता चला मेरे को, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिखा है, दोनों इक्वल है क्वांटिटी वाइज। फॉर्मूले से तो देखने में आपको अलग अलग लगेंगे कि ये तो इसमें तो 1/3 आया है, पर कैलकुलेट करके एच की वैल्यू ऐसी है कि इनको दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि जो न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिखा है, तो कैंसिल करके पक्का वन आना है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, जो कैंसिल होते हैं वो कर देते हैं, देखो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा क्या, वो लिख लेता हूँ। तो मेरे पास बचा कैपिटल एच अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया एच अपॉन 3 और इज इक्वल टू वन, ऐसा बना, ये बचा मेरे पास। तो मैं इस पूरे को उठा के ना इधर ले जाता हूँ, तो h इज इक्वल टू, जब ये अपॉन में है इसके तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब मेरे को रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है, हाइट का। देखो यहाँ लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट, हाइट्स का रेशो बताना है, किस किस की हाइट, सिलेंडर की और कौन की। सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, तो मुझे कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच ये बताना है, ठीक है। तो इस एच को मैं इधर ले आता हूँ वापिस, तो ये बना 1/3, इधर रहेगा 1/3, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3, तो फाइनल आंसर आया हमारा 1/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला है सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, ये बड़ा ध्यान देने वाला बच्चे, कई बार बच्चा देख के सोचता है कि बस सेवंथ टर्म बतानी है, पर कौन सी बतानी है, फ्रॉम एंड बतानी है, मतलब अगर इधर से काउंट करना शुरू करें तो सेवंथ टर्म कौन सी आएगी ये अपने को बताना है। तो उसके लिए मैं तो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप इस एपी को, जो हमें एपी दी है ना, इसको उल्टा करके लिख दो रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं लिखता हूँ, तो ये बन गया 49 डैश डैश डैश, यहाँ से चले हम इधर से, तो पहले 49 आया, फिर आगे जाके ये -2 आया, फिर उससे आगे चले तो -5 आया, फिर और लास्ट में -8 आया। अब जो इस वाले एपी में जो पीछे से सिक्स टर्म है, वो इस जो मैंने रिवर्स करके लिख दिया, इसमें शुरू से सिक्स टर्म है, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसमें अब हमें इसमें शुरू से सिक्स टर्म बताना है, तो उसके लिए मुझे ए भी लगेगा और डी भी लगेगा, ए चाहिएगा और डी चाहिएगा। तो ए का वैल्यू तो सबको दिख रहा है कि 49 है, डी होता है किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करा दो, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कराया, तो ये बना -8, ये बना -5, और जब माइनस कराऊंगा तो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इट बिकम्स -3। तो यहाँ से मुझे डी का पता चल गया, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मुझे A6 बताना है, सॉरी 7, A7 सेवंथ टर्म, तो उसका फॉर्मूला सबको पता है कि A+6D होता है। ए मेरा बना 49 + 6 इंटू डी बना -3, तो ये बनेगा जी 49 - 18, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 3 18, तो 9 में से 8 जाएंगे 1, और ये तो आंसर बचा 31। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। तो याद क्या रखना है कि अगर वो हमें फ्रॉम एंड पूछता है, फ्रॉम एंड, तो हमने एपी को उठा के रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, ऐसे एपी है उसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो बस उसके बाद फिर अपना ए डिसाइड करो और डी डिसाइड करो, और जो टर्म पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो, उसमें ए का और डी का वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD। तो एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, ठीक है, लेंथ वाइज सारी साइड जैसे स्क्वायर में इक्वल होती हैं ऐसे ही इसमें। और इसके जो डायगोनल्स हैं उसने बोला ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पे डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम है ओ। यहाँ हम ABCD इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कहता है टेकिंग ओ एज सेंटर, हमने ओ को सेंटर मान लिया यहाँ, ठीक है। एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, यहाँ रख के एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक आर्क ड्रॉ कर दी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमने प्रकार में पेंसिल डाली, ध्यान से सुनना, प्रकार में पेंसिल डाली, प्रकार की जो शार्प वाला एज है वो यहाँ ओ पे रखा, पेंसिल को 6 सेंटीमीटर ओपन किया और ऐसे घुमा दिया, ऐसे, इसको बोलते हैं आर्क। ऐसे जब हम निशान बना देते हैं, मान लो यहाँ रखा और ऐसे घुमा दिया, तो इसको आर्क बोलते हैं। तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर ओपन करके, जो कि ओ ए को, देखो ओ ए को कहाँ कट करती है ई पे, और ओ डी को कहाँ कट करती है एफ पे, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। तो यहाँ पॉइंट आ गया ई और यहाँ आपका पॉइंट आ गया एफ, ठीक है। और ये जो ओ से लेके ई तक जो डिस्टेंस है, इसी को ये रेडियस ही तो था, तो ये 6 है, ठीक है। अब वो कहता है, क्या कहता है, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ई है। तो ये वाला जो ये जो पोर्शन है ना, ये इतना, इसका कहते हैं एरिया बताओ, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो कैसे बनेगा, मैं इसको ना थोड़ा समझाने के लिए अलग से बना लेता हूँ। देखो ऐसे, ऐसे, और ये 6 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए ना, तब तो मेरे पास फॉर्मूला है, तब तो मुझे याद है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, ये होता है, ठीक है। तो अब ये एंगल कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, ये एंगल जो है ना 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90। कैसे पता चला? ये एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और करते भी 90 डिग्री पे हैं। तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 बन गया, बस इसके 90 पता चलते ही काम खत्म हो गया। तो थीटा मिल गया हमें 90। तो अब ये फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले पाई, देखो आप ऑप्शंस पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो, सब में पाई आया है। इस ये सब में पाई आना क्या बात इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अपने को पाई का वैल्यू पुट नहीं करना, 22/7 नहीं करना, इसको पाई ही रख देना है, तभी हमारे आंसर में पाई आएगा। इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है? 6, 6 का स्क्वेयर, फिर थीटा, थीटा है हमारा 90 और अपॉन 360, ऐसे बना। तो ये बन गया जी पाई, और इसको कट कर लो आप, ये बन जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन ये 4, और 4 9 जा 36 होते हैं। तो आंसर आया 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो सेंटीमीटर यहाँ यूनिट है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। ऐसे हमें सेक्टर जो है ना देखना है, और इसमें ये बस मेन जो कैच था वो यही था कि ये एंगल 90 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बस याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम। तो हम उसने बोला कि चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, चलो मैं इतना ही लिख देता हूँ, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.055 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है ये देखो, इन ए लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम्स, मतलब के लॉट का मतलब होता है ग्रुप। जैसे मान लो कोई वेंडर है जिसने आइसक्रीम बेचनी है, तो वो जाके इकट्ठा 600 आइसक्रीम खरीद लेता है, ठीक है, और उन सबको मिक्स कर लेता है, कोई किसी फ्लेवर किया, कोई किसी फ्लेवर किया, कोई किसी कलर किया, कोई किसी कलर किया। तो टोटल उसके पास 600 आइसक्रीम है। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो चॉकलेट फ्लेवर्ड है, चॉकलेट फ्लेवर वाली है, ठीक है। तो अब उन सारी मिक्स की हुई 600 में से हमने एक आइसक्रीम फाइंड निकाली,
और वो चॉकलेट फ्लेवर वाली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें ये दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ चॉकलेट फ्लेवर वाली कितनी आइसक्रीम उसमें है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर वाली उसमें एक्स आइसक्रीम है, तो फेवरेबल केस हो गए एक्स और टोटल केस हो गए 600। प्रोबेबिलिटी का यही फार्मूला है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल है 600 और उसमें चॉकलेट फ्लेवर की कितनी आइसक्रीम्स हैं वो हमने एक्स अज्यूम कर लिया और ये हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है, 0.055 के इक्वल है। तो बस यहाँ से x का वैल्यू बताना है, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये बना x इज इक्वल टू 0.055 इंटू 600। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, इसका डेसिमल रिमूव कर लो। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, डेसिमल के नाम का 1 लगाते हैं, डेसिमल के आगे जितने डिजिट हैं 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देते हैं और इंटू ये 600 हो गया। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट किया 5 टू ज़ा और इसको 5 से कट किया 11, इस 2 से इसको कट किया 2 थ्री ज़ा, तो बचा सिर्फ 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 33। तो आप ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं और इसको इवेल्युएट करने का जो डेसिमल में जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे दिया है तो आप कुछ ना करो, सिंपली 6 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 55 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 330। ठीक है, 6 को उसके आगे ये 2 जीरो भी लगा दो क्योंकि वो 600 था तो इतना आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो आप इधर से 3 छोड़ के डॉट लगा लो। तो जब आप डॉट लगाओगे तो 33 पॉइंट आगे सारी जीरो है, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो भी वही हमारा मल्टीप्लाई करके आता है 33। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से। ये कहता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज 2 और थीटा का वैल्यू है 45। तो देखो इसमें जो चीज यूज होनी है ना बच्चे, वो ये यूज होगी कि tan 45 का वैल्यू कितना है। तो हमें याद रखना है कि tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और cot 45 का वैल्यू कितना है, तो वो भी होता है 1। ये दो चीजें अगर हमें ध्यान है तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो उसने हमें दिया है कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 45, तो मैंने यहाँ पुट करा दिया, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 है और उसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इन पे जहाँ ध्यान ना दिया करो, 10th में क्या ना ये एक्यूट एंगल के बारे में होगा, तो उसने यहाँ ये एक्यूट एंगल ही होते हैं। तो उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या दिया है, जस्ट लिखा है कि अल्फा एक्यूट एंगल है। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 है, वो मैंने यहाँ बता दिया है, टेबल जिनको याद है उनको पता होगा, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। तो ये बना कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये 1 इधर शिफ्ट कर लिया तो अपने पास आया कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अब हमने ये विचार करना है कि कॉट में कौन सा एंगल ऐसा है जिसपे वैल्यू 1 मिलती है। तो यहाँ देखो ये लिखा है कॉट में वैल्यू कहाँ 1 मिलती है, 45 पे, है ना। ऐसे आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड से ड्रॉप कर दो, तो कॉट अल्फा 1 है और कॉट में 1 कब आता है, जब यहाँ पे एंगल कितने डिग्री हो 45, तो पक्का इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है 45। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आंसर इज बी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो अगर कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पक्का ऐसे होंगे a,0 टाइप। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट उसमें 0 होता है, तो इन सब में ही वाई कोऑर्डिनेट 0 है, देखो ध्यान से। तो मतलब चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। हम शुरू में ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये नहीं बोल सकते। चलो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो मान लिया कि वो पॉइंट है a,0, ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि PQ इज इक्वल टू PR है। ठीक है, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला।
पी क्यू में और पी आर में, ठीक है। तो पहले पी क्यू में लगाया x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, ध्यान से देखना भाई, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये हमारा है y1, ये हमारा है y2, तो y1 माइनस y2 करना है तो ऐसे होगा, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो ऐसे होगा। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, नहीं तो बच्चे इसी प्लस माइनस में उलझ जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर इन दो में। अब यही सेम काम इधर वाले दो में भी करेंगे, p और r में। अगेन x1 माइनस एक्स टू, दैट इज a माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड अंडर रूट है, अंडर रूट से पीछे छुड़ाने का तरीका होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो मैंने दोनों साइड क्या करा दिया, स्क्वेयर, और इस स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो जो बचा वो लिख लिया a माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस, ये अंदर क्या है देखो, 0 माइनस माइनस 3, तो 0 माइनस माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3, और 0 प्लस 3 होता है 3, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, 3 ही लिखा है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9, और a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, ये 0 माइनस 2 मतलब माइनस टू का स्क्वायर होता है 4, ये बना। अब यहाँ पे आपको ना ये a माइनस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है, ये वाला x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाला अप्लाई करना है। तो ये बन गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस ये वाला 9 इज इक्वल टू, इधर भी यहाँ इसमें फिर से a माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई करा दिया और प्लस 4। तो अब आप देखते ही देख सकते हो कि ए स्क्वायर तो दोनों साइड था, कैंसिल हो गया। ये बचा 25 माइनस 5 टू का 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 8a प्लस 4, ऐसा बना। इस a वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ, माइनस 8a इधर पहले से है, ये 10a माइनस का है, इधर जाके प्लस हो गया, ऐसे बन गया। और ये 25 और 9 इस तरफ 34 है, 16 और 4 20, मेरे के 20 जब इधर लेके आएंगे तो माइनस 20 ऐसे बनेगा। तो 14 इज इक्वल टू 2a, और a का वैल्यू बनेगा 14 अपॉन 2, दैट इज 7। तो आंसर बना हमारा a का वैल्यू 7 आ गया। तो ये पॉइंट जब यहाँ a का वैल्यू 7 रखोगे तो पॉइंट बन जाएगा 7,0। तो आप देखोगे 7,0 यहाँ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है ना, 1 मार्कर के टाइप की नहीं है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें करनी है। कुछ और भी छोटे मोटे कैलकुलेशन में हम कर सकते हैं चेंजेस, बट अब उतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला आप रेगुलरली यूज करते हो वही करो, तो उससे थोड़ा सा टाइम लग के बट ये आ जाएगा 1 मिनट में, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, if the length of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center is 22 सेंटीमीटर, तो आर्क ऑफ सर्कल का मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। सर्कल ऐसे पूरा सर्कल था, उसमें से इतना आर्क, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे ये हो गया उसका रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो लेंथ है ना यहाँ पे, ऐसी अगर ऐसी लेंथ, तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। वो आर्क लेंथ कितनी दी है, देखो द लेंथ ऑफ आर्क इज 22, तो ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस अपने को फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये रेडियस है, और एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। तो ऐसी कहानी है प्यारे बच्चों। और उसने हमें पता है कि आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होता है। तो इसमें वैल्यू डाल दो, तो देखो ये आर्क लेंथ हो गया 22, है ना, ये आर्क लेंथ की वैल्यू 22, फिर 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू है 22 अपॉन 7, आर अपने को पता नहीं अभी, कोई बात नहीं, और थीटा का वैल्यू 60 है। ये मैंने सारी वैल्यू डाल दी, तो यहाँ एक कुछ कैंसिल वैंसिल होता है कर दिया, ये 2 से 6 को कट किया, 3 आ गया, तो बचा 22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 21, ये 7 3 जा मिलकर 21 हो गए इंटू आर। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, 22 इंटू
ये 22/21 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो 21/22 यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल होके आर का वैल्यू कितना आया 21 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू बन गया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से है कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट। तो ऐसे करके ना एक पोल है, ऐसे करके एक पोल खड़ा है, ठीक है, और उसकी शेडो है ये धरती के ऊपर, ये उसकी शेडो है, परछाई। तो ये हम ज्वाइन करके जो है ना ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसने बोला है जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये इस शेडो से √3 टाइम्स है। देखो ध्यान से देखो कि जो लेंथ ऑफ शेडो है, मतलब ये वाली चीज, ये वाली इस वाले से √3 टाइम्स है हाइट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हाइट को ना एक्स मान लेते हैं। हम हाइट को क्या मान लेते हैं, एक्स। और उसने बोला कि जो लेंथ ऑफ शेडो है वो हाइट का √3 टाइम्स है। तो √3 टाइम्स का मतलब कि लेंथ ऑफ शेडो होगी √3x। और ये एंगल है थीटा, मान लेते हैं थीटा है। और यही उसने पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मान लिया थीटा है। तो ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हम बेस कहेंगे। तो जिसमें पी और बी दोनों दिए हैं, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगा देना है कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा P/B है, तो P का वैल्यू तो x दिया है और B का वैल्यू √3x है। तो x से x कैंसिल हो गया। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो अब आप इतना सोचो बस कि tan में कौन सा एंगल है, tan वाले टेबल में जिसमें वैल्यू आती है 1/√3, तो वो होता है tan 30। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कुछ नहीं, बस समझना था कि ये जो वाली जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ ऑफ शेडो, ये इसकी हाइट का √3 टाइम्स है। तो हाइट को अगर हम एक्स लेते हैं तो ये उसका √3 टाइम्स दैट इज √3x हो जाएगा। फिर बस पी और बी गिवन है, तो P/B से tan होता है, वो पंडित बद्री प्रसाद ने हमें आइडिया दिया, तो P/B लगा दिया एंड वी हैव द आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है टू डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम। ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन। और ध्यान से देखना, आपकी वर्सन चेंज किया क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस ऑन देम इज नोटेड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमने नोट किया, ठीक है, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो नोट कर लिया। और देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 8 एंड 13 इज। तो हमने बताना है कि उनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर 8 और 30 के बीच में रहे, लाइज बिटवीन 8 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कैच है, उसने बोला है लाइज बिटवीन 8 एंड 30, है ना। तो इस पे भी हम ध्यान देंगे। चलो खैर, फिलहाल तो मैं आपको ना वो बना के दिखाता हूँ। देखो, जिनको तो समझ है कि जब टू डाइस आर थ्रोन तो कौन से 36 केस बनते हैं, तो वो डायरेक्ट सोच सकते हैं, पर मैं आप लोगों के लिए एक बार बना देता हूँ कि जब हमारे पास ये बनेंगे जी 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, और इस तरफ भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ जब 1 के साथ 1 आ सकता है ऐसे, फिर 1 के साथ 2 आ सकते हैं, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1, 5। जिनको आता है वो बेशक थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर ले। यहाँ पे 2, 1, इस 2 के साथ ये 1, फिर 2, 2, और 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ये बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, और 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, और 6, 1, 6,
2, 6 3, फिर 6 4, 6 5 और 6 6, ऐसे करके टोटल ये 36 केसेस बन जाएंगे, राइट। अब अपने को इनका प्रोडक्ट देखना है, तो ध्यान से देखो इनका प्रोडक्ट कितना आया, 1 आया, 1 1 सा 1, 1 2 सा इनका 2 आएगा, इनका 3, इनका 4, 1 5 सा 5, 1 6 सा 6, ये प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। फिर ये 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, है ना, 2 2 सा 4, फिर 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10 और 2 6 सा 12। तो अपने को ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं और अपने को देखना है कि जो प्रोडक्ट है दैट इज बिटवीन 8 एंड 13, 8 और 13 के बीच में हो, बीच में। तो बीच में कौन कौन है, 9 10 11 12, ये वाले प्रोडक्ट देखने हैं कि ये बनते हैं क्या। तो अब आप इजीली ये चीज सोच सकते हो कि 9 जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ बन सकता है, तो वो सिर्फ यहाँ बनेगा प्यारे बच्चे, 3 3 का 9, ठीक है। तो 9 प्रोडक्ट देने वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ लिख लेता हूँ केसेस, ठीक है। तो 9 प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ 3 3 का 9 में आएगा और कहीं नहीं आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं बजाय कि पूरा सारा लिखने के। तो उसके बाद उसने बोला 10, है ना, तो 10 कहाँ आएगा, एक तो देखो 10 ये आया, 2 5 जा भी आया और एक 5 2 जा भी आएगा। तो 10 केस वाले जो है ना दो ही हैं, 2 5 जा और 5 2 जा, ऐसे बनेगा, ठीक है, 5 2 जा, और तो 10 किसी में नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है 11, तो 11 तो मल्टीप्लाई में अगर आप देखोगे 11 के दो ही फैक्टर होते हैं, 11 1 जा 11, तो वो तो कहीं बनते नहीं है इसमें, क्योंकि नंबर हमारे 6 तक है ना, 11 कहीं भी नहीं बनेगा। फिर बात आती है 12 की, तो 12 एक तो बनता है 2 और 6 पे, जैसे ये बना हुआ है देखो 12, एक तो बनेगा 2 6 का 12, एक बनेगा 6 2 का 12, 2 के टेबल में 12 आता है, फिर आप देखोगे तो 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है 4 सा पे, तो ये बैठा देखो 3 4 सा 12 और साथ ही साथ ये 4 3 सा 12, ठीक है। और 12 के फैक्टर होते हैं 12 1 सा 12, पर इसमें बड़ा नंबर 12 तो होता नहीं, 6 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉसिबिलिटीज बनती है ना, वो कितने केस बनते हैं, ठीक है। तो वो हमारे बनते हैं, समझो ये हो गए 7, तो आंसर आएगा 7/36 आएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि उसने बिटवीन बोला है, कई बार ऐसे बोल देगा प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज फ्रॉम 8 to 13, इसका मतलब है कि 8 भी लेना है 13 भी लेना है। और जब बिटवीन बोल रहा है तो इसका मतलब ना 8 लेना है ना 13, से बीच वाले लेने हैं। तो बीच वालों की जो फेवरेबल केसेस हैं आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन टोटल तो ये 36 है, तो 7/36 ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें उसने बोला इफ द ग्राफ of a polynomial intersects x-axis at exactly 2 points, then number of zeros is 2। तो बेसिकली आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछें इसकी कितनी जीरोस हैं, तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे जितनी जगह काटता है उतनी ही जीरोस हैं। तो यही बात इसने बोली है कि उस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 2। ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर उसने नेक्स्ट में बोला है रीजन में, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ये बात भी ट्रू है, जितनी जगह उसको इंटरसेक्ट करेगा तो उतने ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो ये एक तरह से ये ट्रू है और इसी की वजह से ये ट्रू है ना, यही तो थ्योरी है इसकी बैकग्राउंड में। तो इसमें हम बोलेंगे कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो आपके ऑप्शन ए बी सी डी होते हैं उनमें से ए ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने बोला टी ए एंड टी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टू द सर्कल बीसी। यहाँ इस टी पॉइंट से ये दो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए टी ए एंड टी बी, ठीक है। और कहता है कि एंगल टी बी इज 75, टी बी ए ये एंगल 75 है, ठीक है। और फिर उसने ओ को बी से मिलाया है। तो प्यारे बच्चों बस यहाँ
वो जो है उसने पूछा है कि एंगल ए बी ओ कितना है, ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है ए बी ओ, ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल। तो मैं आपसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें टेंजेंट को टेंजेंट मान लीजिए ऐसे दिया है और सेंटर से हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो इसके साथ 90 का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ना ये पूरा 90 है। तो अगर मैं इस एंगल को एक्स भी बोल देता हूँ तो 75 और एक्स दोनों मिलके कितने हो जाने चाहिए, 90 हो जाने चाहिए। तो यहीं से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 15। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना ए बी ओ ये 15 आना चाहिए, पर उसने कितना दिया है 25। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कहते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही बात बोल रहा है कि टेंजेंट जो है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये ट्रू है। तो कौन सा आ जाएगा, एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आप उसमें से देख लीजिएगा, सी और डी में से कोई एक होगा। तो एजर्शन इसमें फॉल्स है, रीजन इसमें ट्रू है। तो थैंक यू वेरी मच। और चैनल को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू।